जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम आरपीएफ एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, जिसका आज जो क्लास नंबर है वो है क्लास नंबर 6। इसके पहले हम 5 क्लास कंप्लीट कर चुके थे और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ही किया था, लेकिन उसमें जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट किया था। और आपको मालूम है एक प्रैक्टिस सेट्स में हम 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 18 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या दिया है इसमें? एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि का पता लगाइए। परिधि यानी कि परिमाप, इसका एक और नाम होता है परिमाप। ठीक है, जो परिधि बोली जाती है वो वृत्त के लिए बोली जाती है और जो परिमाप बोला जाता है वो आयत, वर्ग और इन सभी के लिए बोला जाता है। आप इनके लिए परिधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक आयत का आपको क्षेत्रफल दे रखा है 42 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी आपको लंबाई दे रखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, जो कि आपको ऑलरेडी दे रखा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई की जगह रख दोगे आप 7 सेंटीमीटर तो आपको चौड़ाई समझ में आ जाएगी। तो चौड़ाई कितने हैं यहाँ पर? चौड़ाई हो जाएगी 7 से डिवाइड करोगे तो चौड़ाई का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई क्या निकल कर आई अपने सामने? 6 सेंटीमीटर। लंबाई ऑलरेडी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा इसकी परिधि क्या होगी। देखिए आयत के लिए इसके परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप इसका परिमाप निकालोगे तो 2 और लंबाई का मान क्या दे रखा है आपको? 7। चौड़ाई क्या निकाली आपने? 6। तो 6 और 7 दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में जैसे ही आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 26, यानी कि 26 सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप बेशक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना आपको। तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पर एक वृत्त बनाना होगा। वृत्त में ये जो होता है इसे कहते हैं अपन केंद्र, जिसका नाम होता है ओ। इसे क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है, अब आपसे बोला है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा। देखिए जीवा जो होती है वो यहाँ से आएगी। ये क्या होती है? जीवा होती है। और ये इसकी जो लंबाई दे रखी है वो आपको टोटल 24 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी? 24, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, उसमें आपसे बोला है कि एक वृत्त एक केंद्र ओ से सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर की लंबाई की एक जीवा है। यानी कि ये अगर आपका केंद्र है तो यहाँ से जो आप दूरी निकालोगे वो निकलेगी आपकी 5 सेंटीमीटर। और केंद्र से जीवा तक की दूरी, केंद्र से जीवा तक की दूरी कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। और ये जो जीवा है उसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देखो यहाँ से यहाँ तक बनाओगे तो भी त्रिज्या होगी और यहाँ से यहाँ तक बनाओगे तो भी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो आपको इस वृत्त की त्रिज्या बताना है, यानी कि इसकी दूरी बतानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है। ठीक है, अब ये जो आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो वृत्त के केंद्र ओ से जीवा पर जो लंब डाला गया है, ये इस जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद 12 सेंटीमीटर ये 12 सेंटीमीटर ये
और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपने आपने कभी भी ट्रिपलेट पढ़ा होगा। ट्रिपलेट अगर नहीं पढ़ा हो तो एक त्रिभुज होता है जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, जिसमें ये जो होता है वो आधार होता है, इसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है, और इसे कहते हैं हम लंब, ठीक है। यदि आपको, अब देखिए ये जो बन रहा है वो आपका समकोण त्रिभुज ही बन रहा है, और ये वाला जो कोण रहता है वो 90 डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो आधार दे रखा है वो आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आधार क्या दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर। और कर्ण का मान आपसे पूछा गया है, और लंब आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जैसे ही आपको कर्ण का मान निकालना होगा तो उसके लिए यहाँ से जो स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, करनी चढ़ जाएगी, ठीक है, करनी चढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आधार का स्क्वायर करना है। आधार कितना है? आधार है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, प्लस लंब होता है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और किस में है ये? रूट में है। 144 और 25 हो जाता है 169, और 169 रूट से बाहर निकला तो क्या आया? 13 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण का मान क्या आ चुका है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 सेंटीमीटर। अगर किसी को ट्रिपलेट याद हो तो फिर इससे अच्छी तो कोई चीज नहीं हो सकती, तुरंत आंसर बता सकते हो। जैसे कि अगर किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, अगर आपको दो भुजा मालूम है, जैसे कि पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर, तो तीसरी अपने आप लगा के आ जाना 13 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद एक ट्रिपलेट और होता है 3 4 5 का। अगर लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण अपने आप 5 हो जाएगा, ठीक। इसका दोगुना आप कितना? 6, 8 और 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 7 24 25 भी होता है, 7 24 और 25, ऐसे करके ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। ये ट्रिपलेट मैं आपको बता दूंगा, ये आप याद कर लेना, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है इसमें? देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है। सबसे छोटे कोण का मान बताइए कि सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि एक चतुर्भुज है जिसके चारों कोणों का मान दे रखा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। अब चारों कोणों का मान 360 डिग्री तो होगा, लेकिन रेशियो में कितना दे रखा है आपको? रेशियो में दे रखा है 3, रेशियो 4, रेशियो 5, रेशियो 6। इन सभी को आप ऐड करेंगे, 4 6 10, 5 15 और 3 18, यानी कि रेशियो में हो रहा है टोटल ये 18, और वैसे ओरिजिनल में कितना दे रखा है? 360। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? एक रेशियो का मान आ जाएगा 20 डिग्री। कितना? 20 डिग्री। सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? सबसे छोटा कोण बताना है, तो रेशियो में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा मान निकलेगा, वही सबसे छोटे कोण का मान निकलेगा। यानी कि 3 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो 20 या 60 डिग्री। तो सबसे छोटे कोण का सबसे छोटे कोण का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपके पास 60 डिग्री। सबसे छोटे कोण का मान 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, यदि a+b बराबर 10 और a² + b² बराबर 68 हो, 68 हो, तो a³ + b³ का मान बताइए। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है वो वैल्यू लिखोगे कि a+b का मान जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। उसके बाद a का स्क्वायर कर दोगे प्लस b का स्क्वायर कर दोगे, तो आपको कितना दे रखा है? 68, यानी कि 68 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद a³ + b³ का मान आपसे पूछा गया है, a³ + b³ का मान आपसे पूछा गया। तो एक फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। कितना? 2ab। यहाँ पर आपको मालूम है a+b का मान आपको 10 दे रखा है, तो आप 10 का कर लेना स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में a² + b² का मान भी ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? 68,
प्लस बचा क्या आपके पास 2ab। यहाँ से 10 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100। 68 बराबर के बाद में है, ये बराबर के पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 100 में से जब आप 68 को कम करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, तो ये बचेगा आपका 70। 30 और 32, 32 बचेगा। ठीक है, बराबर में कितना है 2ab। 2 से जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो ab का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 16। क्या निकल कर आ रहा है ab का मान 16। आपसे पूछा है a क्यूब प्लस b क्यूब का मान बताइए। a क्यूब प्लस b क्यूब का मान बताइए। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो कि a प्लस बी है, a प्लस बी है और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक, हमें ऑलरेडी हमें निकालना क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। बिल्कुल, तो इसका मान नहीं रखेंगे, हम a प्लस बी का मान रखेंगे जो कि कितना आया था 10, जो कि हमें दे रखा है a प्लस बी का मान है 10। और उसके बाद अगर बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, तो ये है आपका 68 68। ठीक है, 68 माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी का मान अभी जस्ट निकाला हमने 16। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 68 में से 16 कम हो गया तो ये हो गया आपका 52। और 52 का जैसे ही आप 10 में इंटू करोगे तो 520, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 520। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 520। पढ़िए आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि आप लोगों को दिया है, क्या दिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो ज्ञात कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर बराबर 3, यानी इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान बताइए। इसके लिए मैंने एक बेसिक सी मेथड बताई थी आपको कुछ दिन पहले जो क्लास करवाई थी उसमें, कि जब कभी भी आपको सिंगल फॉर्म में दे दी जाए, यानी कि पावर 1 दोनों पे पावर 1 में अगर दे दिया जाए और आपसे स्क्वायर पूछ लिया जाए तो बची सामने आई हुई वैल्यू का क्या करोगे आप, सामने आई हुई वैल्यू का आप स्क्वायर कर दोगे और -2 कर दोगे। लेकिन ये कब करना है, जब यहाँ पर दोनों जगह प्लस हो, यहाँ पर भी दोनों जगह प्लस हो। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम यहाँ प्लस करते, और यहाँ प्लस है तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुरुजी 9, और इसमें से 2 कम करेंगे तो क्या बचेगा 7। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। दिया है आप लोगों को एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है के अंत है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंत है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी स्मॉल आर आपको बताना है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, यानी ये त्रिभुज कौन सा है सबसे पहले वो आपको समझना होगा। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्यों सर, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें जो लंबाई दे रखी है वो उन्होंने 7 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है लंबाई, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद आधार की बात करें तो इन्होंने 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो कर्ण है वो इन्होंने 25 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें मालूम है कि एक ट्रिपलेट होता है जिसे हम 7, 24, 25 कहते हैं, और ये जो ट्रिपलेट है वो हमेशा किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में। इसी कारण से हम इसको समझ पाए हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें पूछा कि अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज का कौन से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू आधार का मान क्या है, आधार का मान है 24, 24। ऊंचाई क्या दे रखी है, ऊंचाई इसको पढ़ोगे, ये तो कर्ण है, ऊंचाई क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी, 7 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 7 84, यानी कि
84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आया है। किसका क्षेत्रफल है? ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना है। देखिए क्या करोगे आप, यहाँ से आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल में किसमें? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिमाप से डिवाइड करना होगा। अच्छा परिमाप से नहीं, अर्ध परिमाप से। किससे? अर्ध परिमाप से। अर्ध परिमाप से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। अगर इसको लिखे तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है डेल अपॉन एस, डेल अपॉन एस। ठीक है, चलिए इसको यहीं लिख देता हूं कि भाई क्षेत्रफल को कहते हैं अपन ये, और अर्ध परिमाप हो जाएगा एस। ठीक है, तो अब यहां से आपको परिमाप भी निकालना होगा। और परिमाप कैसे निकालोगे? परिमाप का एक सिंपल सा फंडा है कि जितनी भी भुजा दे रखी है उन सभी को जोड़ दो। तो 24, 25, 29, 29 और 7, 29 और 7 हो जाएगी आपकी 36 सेंटीमीटर। लेकिन ये परिमाप है, अगर हमें इसका अर्ध परिमाप चाहिए तो इसको हाफ कर दो। अर्ध परिमाप चाहिए तो अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे? इसको आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप अगर 36 है तो अर्ध परिमाप इसका जस्ट आधा यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, 36 का बटे 2 यानी कि अर्ध परिमाप आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिया हुआ है 84 इसका क्षेत्रफल है, अर्ध परिमाप दे रखा है आपको 18। इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर क्या आएगा? देखिए 2 से डिवाइड किया तो 9 बार, 2 से डिवाइड करोगे तो 42 बार, और 9 चौका 36, 9 चौका 36, बचा कितना? 9 चौका 36, बचेगा कितना यहाँ से? 14 तिया 42, 14 से भी तो जा रहा है, 14 से जा रहा है ना, तो 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 3 तिया का 9, 14 तिया 42, 3 तिया का 9, 3 चौक 12, लगभग 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी और डिवाइड भी करते तो 0.6 करके आगे आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगभग 4 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है आप लोगों को, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसके अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। अब जो समबाहु त्रिभुज रहता है, जो समबाहु त्रिभुज रहेगा, उस त्रिभुज की जो तीनों भुजा होती है वो क्या होती है? सेम होती है। मान लीजिए कि ये हमने बना दिया इसके अंदर समबाहु त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो सेम है, और भुजा में दी हुई है, भुजा में दी हुई है, कितनी दी हुई है भुजा? 12 सेंटीमीटर की भुजा दी हुई है, यानी कि ये जो है वो भी हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है वो भी 12 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लाइन है वो भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्या बताइए? क्षेत्रफल बताइए, यानी इसके लिए हमें आर की आवश्यकता है, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आपको भुजा दे रखी है, तो देखिए आर निकालने के लिए, यानी कि अंतःनिर्मित यानी कि अंतःनिर्मित, तो सबसे पहले अंतःनिर्मित के लिए आप छोटा आर यानी कि कहने का मतलब ये है कि त्रिज्या निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा अपॉन √3, भुजा अपॉन √3। अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा अपॉन √3। तो यहाँ पर भुजा दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, अपॉन में आ जाएगा आपका √3। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे करनी 3 का क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 12√3 बटे 3, √3 का जब 3 में इंटू करोगे तो 3 बाहर निकल आएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, और 3 से ये चला जाएगा 4 बार, यानी कि 4√3 आपका क्या निकल कर आया है? आर का मान निकल कर आ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर।
जहाँ पाई का मान कितना होता है 22/7, लेकिन यहाँ पर आपको ऑलरेडी पाई में ही आंसर दिया है तो यहाँ पर मान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 रूट में 3 इंटू 4 इंटू रूट में 3, यहाँ पर इनको 2 बार कर लोगे क्योंकि आपको जो मान दे रखा है वो स्क्वायर में दे रखा है। किसमें दे रखा है? स्क्वायर में। ठीक है, तो 4 चुक 16 तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, और 3 का जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार, साथ में क्या चल रहा है? पाई। तो 16 3 48 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 3 48 पाई। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है वो आया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने, 37 किलोमीटर, एक मिनट कहाँ गया, ये तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर धारा, जल धारा की चाल जो दे रखी है, जल धारा को हम कहते हैं वाय, और वाय का मान दिया हुआ आपको 3 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है? 3 किलोमीटर पर आवर। और स्थिर जल में एक आदमी की चाल यानी कि एक्स का जो मान दे रखा है वो दे रखा है आपको 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर जाने में, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? दूरी बटे चाल बराबर, दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर समय। तो दूरी आपको 37 किलोमीटर दे रखी है, चाल कौन सी होगी? चाल होगी धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में जो चाल रहती है वो रहती है एक्स प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल रहती है वो रहती है एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास? समय आएगा, टाइम आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक्स वाई का केवल मान रखना है। एक्स का मान कितना है? 6, वाई का मान कितना है? 3, दोनों को ऐड किया तो 9, यानी कि 37/9, 37/9 क्या आ रहा है आपका? टाइम आ रहा है। तो इससे आप इसको डिवाइड कर लो, 9 चुक 36, 9 चुक 36, 4 बार पूरा पूरा चला गया, बचा 1, डिवाइड किससे करना है? 9 से, यानी कि इतने आवर्स का, इतने घंटे का जो है वो आपको समय लगने वाला है। 4 सही 1/9, 4 सही 1/9, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, 4 सही 1/9। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पर और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। क्या दिया है इसमें? एक नाव है जो कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटों में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौट आती है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। एक्स का मान आपसे पूछा गया है कि एक्स का मान क्या होगा। तो एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर 5 घंटे में, अब देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर, चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है? होता है कि नहीं होता है? कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको देखना होगा कि एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि चाल क्या रही होगी? एक्स प्लस वाई। इस चाल से कितनी दूरी को कवर कर रहा है? 35 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है और 5 घंटे के अंदर। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा 5 7 35 वाला, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये जो है वो आपका समीकरण नंबर 1 बन चुका है। अब आ जाइए दूसरे वाले, और 7 घंटों में वापस लौटती है। अगर कोई ट्रेन 7 घंटे में, अगर कोई नाव 7 घंटे में वापस लौट रही है तो दूरी तो वही रही होगी सेम 35 किलोमीटर की, क्योंकि जितनी जा रहा है उतनी आएगा। और अब उसको 7 घंटे का समय लग रहा है, क्यों? क्योंकि अब चाल उसको भारी पड़ गई एक्स माइनस वाई वाली, यानी कि धारा के विपरीत। इधर से गया तो धारा की दिशा में गया तो समय कम लगा, उधर से आया तो धारा के विपरीत दिशा में आया, जो कि चाल है वो एक्स माइनस वाई हो जाती है, इसी कारण 2 घंटे ज्यादा का समय लग गया। तो यहाँ से जो है वो डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 7 5 35। तो एक्स माइनस वाई बराबर जो आया है वो आया है आपका 5, क्या आया है? 5। ठीक है, अब ये चाल है तो 5 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हो। यहां से समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप यहीं लिख लो, समीकरण 2 को भी बराबर में क्या दे रखा है आपको? 5। अच्छा ये माइनस है ना, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है आपको? 5 दे रखा है। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1/2 को सॉल्व करने पर दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो प्लस माइनस वाला चला जाता है, x और x बन जाएगा 2x, 7 5 हो जाएगा 12, और x से जब आप डिवाइड करोगे तो 6 किलोमीटर पर आवर,
6 किलोमीटर पर आवर, इसका मान आया, ये जो आया है वो x का मान आया है। अब आपको किसका, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, बस x मतलब शांत जल और शांत जल का मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर बाय का पूछते तो फिर आपसे जल धारा की चाल पूछते, और जल धारा की चाल को हम बाय से डिनोट करते हैं, और बाय का मान निकालते किसमें, या तो आप समीकरण 1 में रख के मान निकाल लेते, या फिर समीकरण 2 में रख के भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आया है 6 किलोमीटर पर आवर, और x को ही कहा गया है शांत जल। कौन सा जल, शांत जल। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा। देखिए, एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो आपको चाल दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और समय जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। तो ऐसे में हम दोनों में से किसी एक की यूनिट को बदलेंगे और सेम करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास स्पीड होती है वो या तो किलोमीटर पर आवर होती है, किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड की बात चल रही, ठीक है, या फिर जो होती है एक होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में आते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 5/18 से। और जैसे ही हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में गए, किलोमीटर पर आवर में गए, तो फिर हम वहीं के वहीं 8/15 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। अब कोई ट्रेन यदि किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, किसी सिग्नल पोस्ट को पार करती है, तो इसका मतलब ये है कि उसने खुद की लंबाई को पार किया है। और यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है वही उसकी क्या है, दूरी है, कि उसने कितनी दूरी तय की है। तो अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि उसने डिस्टेंस यानी कि कितनी कवर की है, डी कवर की है ना, और दूरी बटे दूरी बटे दूरी बटे दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी हम मान लेते हैं डी, क्योंकि दूरी हमें निकालना है, और वो किसी खंबे को पार कर रही है, मतलब स्वयं की लंबाई को पार करेगी। अब हमसे बोला है कि 9 सेकंड में इसको पार कर रही है, किस स्पीड से, चाल क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि अभी जो हमें दे रखा था वो दे रखा था किलोमीटर पर आवर में। ठीक, यहाँ से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से डिवाइड करोगे तो 60 बार, और 6 पंच 30, यानी कि डिस्टेंस आ गई 300 मीटर, जिसे हम लंबाई भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 300 मीटर उस ट्रेन की लंबाई। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई। सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन क्वेश्चन है कि आपको डिस्टेंस यानी कि लंबाई निकालनी है, और 12 सेकंड में आपने उसको क्रॉस कर लिया। जो आपकी चाल है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 6 दुना 12, 6 तिया 18, और 3 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 3 से 24 तिया 72, और ये दो इधर त्रियक मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा आपके पास, 24 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 240 मीटर लंबाई की वो क्या आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है। ठीक है, डिस्टेंस को क्या कहेंगे, हम लंबाई कहेंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी 240 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चन और हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये भी रेल से संबंधित है, रेलगाड़ी से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो इस चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। इससे टुच्चा क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। बताइए, 180 किलोमीटर पर आवर आपको चाल दे रखी है, इसको केवल आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। बताइए, करिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो 180 किलोमीटर की जो चाल दे रखी है, इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो सीधा सीधा 5/18 से करोगे मल्टीप्लाई, और 18 धाम होता है 180, और 5 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में केवल और केवल किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना था। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है आपका, किससे है? ये भी ट्रेन से ही है। ट्रेन के बड़े अच्छे क्वेश्चन है यार, 4-6 आ चुके हैं। देखिए इसको भी देखिए फिर। क्या दिया है? ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा है 5:7। बी की चाल 84 किलोमीटर पर आवर है। ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे? देखिए ए और बी दोनों की आपको चाल दे रखी है। ए और बी दोनों की आपको चाल का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:7, 5:7। अब आपसे बोला कि बी की चाल 84 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, यहाँ पर कितनी है? रेशियो में 7 और वहां कितनी दे रखी है? 84 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर हम बात करें तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा? 12×7 = 84, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। एक रेशियो का मान है 12 किलोमीटर पर आवर। यदि आपको ए की क्या निकालनी? ए की चाल निकालनी। ए की अगर आपको चाल निकालनी है तो ए की जो चाल है वो 5 के रेशियो में है, और 5 जैसी 12 से मल्टीप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि एक रेशियो का मान 12 है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों की चाल पता चल गई। ए की जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, बी की जो चाल है वो है आपकी 84 किलोमीटर पर आवर। देखिए ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि टोटल डिस्टेंस इनको 240 किलोमीटर की कवर करना है। ये दोनों एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, एक दूसरे की साइड आएंगे, एक दूसरे की साइड आएंगे तो यहाँ पर समान दिशा की सापेक्ष चाल, मतलब विपरीत दिशा वाली, कि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो ये इधर चलेगी और ये वाली ट्रेन इधर चलेगी, तो इसे कहते हैं विपरीत दिशा वाली चाल, जो कि दोनों चाल अपने आप में क्या होती है? जुड़ती है। तो 60 किलोमीटर पर आवर और 84 किलोमीटर पर आवर जुड़ के कितना बना लेगी? ये बना लेगी 144 किलोमीटर पर आवर। कितना? 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है हमसे? हमसे जो पूछा गया है वो समय पूछा गया है, समय पूछा गया है ना। ठीक है, निकालिए। तो यहाँ से जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका? 240 और ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो घंटे में आएगा, लेकिन हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज किस में बन जाएगी? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप डिवाइड करोगे तो 24, 24 से डिवाइड किया आपने 10 बार, और 24 से कितनी बार जाएगा ये? 24×144, क्योंकि 24×5 होता है 120। 24×144, इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 10 बार, यानी कि 10 × 10 100 मिनट का आपको समय लगने वाला है। कितना समय लगेगा मेरे भाई? 100 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 14/6/2022 का क्वेश्चन है, वो भी शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो 100 मिनट इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? देखिए एक 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है। यदि ए और बी की गति में 1.5 मीटर पर सेकंड का अंतर हो तो ए की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? देखिए 200 मीटर 200 मीटर लंबी एक दौड़ है, जिसमें धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है। यदि ए की और बी की गति में 1.5 किलोमीटर का क्या हो? डिफरेंस हो। देखिए जिसकी चाल ज्यादा होगी हमेशा वही दूसरे वाले को हराएगा। जितना ज्यादा तेज दौड़ोगे उतने ही लोग आपसे पीछे रहेंगे। तो यहाँ पर 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर धावक बी की चाल धावक बी की चाल धावक बी की चाल अगर x किलोमीटर पर आवर है, तो धावक ए की जो चाल है वो कितनी रही होगी? वो रही होगी x प्लस 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी चाल रही होगी? ये धावक ए बी की चाल है और ये धावक ए की चाल है। ठीक है, अब यहाँ से अब यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है? इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल और केवल 3 सेकंड का है। कितने का है? 3 सेकंड का। ये समीकरण बन चुका है। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो 200 है इसको ले लीजिए आप कॉमन। तो क्या बचता है यहाँ से? 1 + x। यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 1 + x
प्लस 1.5 बराबर 3। ठीक है, ये 200 इधर 3 के बटे में चला जाएगा, और यहाँ पर आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। x प्लस 1.5 ऊपर ऊपर कितना, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1.5 प्लस प्लस x। ठीक है, तो यहाँ से बराबर के बाद क्या बचेगा, बराबर के बाद बचेगा आपका 3/200, 3/200। ठीक है, x और x कितना हो जाना है, x और x हो जाएगा, अच्छा ये डिफरेंस है ना तो फिर माइनस आएगा यहाँ, x में से x जो है वो हमारा चला जाएगा, x में से x हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पर x में से x चला गया, तो ये फिर आप इसको ऐसे लिखो, x प्लस 1.5 माइनस एक्स, इससे ये चला गया, तो बचा क्या, 1.5 बचा। ठीक है, पॉइंट हटाया तो इधर एक जीरो और बढ़ गई। आप काट लो, 15 कम 15, 15 दूना 30, 2 से डिवाइड करोगे आप 100 बार, यानी कि आपके पास फाइनली बचता है x प्लस 1.5 बराबर कितना, 100। कितना, 100, यानी x की जगह आप ऐसा क्या मान रखोगे, ठीक है, एक ही गति बताइए, x की जगह आप ऐसा क्या मान रखोगे कि जो है वो आपका x प्लस 1.5 करने पर भी आपका क्या आ जाए, 100 आ जाए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मान फिट बैठ रहा है, 10 बैठ रहा है क्या, 10 यहाँ पर रखो, 10 यहाँ पर रखो, ये हो जाएगा आपका 10 अगर आपने यहाँ पर रख दिया तो 11.5, सीधा सीधा 12 ही हो जाएगा, और फिर ये तो 120 बनाएगा, 120 बनाएगा, यानी ये भी नहीं होने वाला है। अब ये भी नहीं होगा तो फिर ऑप्शन भी तो हटा दो, ऑप्शन भी हटा दो, फिर ये नहीं होगा तो अब अगर आप यहाँ पर लगभग में 10 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25, 25, 11 हो जाएगा, 11 अगर ये हो जाता है तो ये 110 बना रहा है, ये भी छोड़ो, 9 वाला रखो, 9 वाला, तो 9 वाला जैसे आपने रखा ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, तो ये भी 90 हो रहा है, मतलब लगभग में आना क्या चाहिए, पूरा का पूरा मान ही रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पर अच्छा 10.5 है ना, 10.5, 30 ज्यादा बना रहा है, यही आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लगभग में ये 10 है ना, लगभग में ये 10, अगर आप 9.7 रखते हो, लगभग में इसको अगर आप 10 रखते हो, लगभग में इसको अगर आप 10 रखते हो तो इसको मिलाने पर भी ये क्या बन रहा है, इसको मिलाने पर भी ये 10 ही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको लगभग में देखना है केवल मीटर पर सेकेंड वाली चाल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसके बाद 3 क्वेश्चन और है शायद, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और द्वितीय संख्या के गुणनफल का डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत दिया हुआ है आपको 50, 5 क्रमागत सम संख्या, अच्छा 5 क्रमागत संख्या ये सम नहीं है, ठीक है, तो 50 अगर इनका औसत है तो ये जो बीच की जो है वो कौन सी संख्या होगी, वो 2 इधर और 2 इधर, मतलब टोटल 5 संख्या है ना, 1 2 3 4 5, यानी 2 संख्या इधर हटा दो, 2 संख्या इधर हटा दो, बीच वाला जो है वो हमारा औसत होता है, औसत दे रखा है हमें 50, तो ये संख्या हो जाएगी 51 और ये संख्या हो जाएगी 52। क्यों, क्योंकि हमें क्रमागत क्रम के अनुसार संख्या दे रखी है, तो ये इससे एक कम यानी कि 49, ये इससे एक कम यानी कि 48। ठीक, अब क्या दिया आपको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल, सबसे बड़ी है 52, सबसे छोटी है 48, यानी कि 52, 52 और 48 का गुणनफल, ठीक है, तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल का अंतर, चतुर्थ और दूसरी यानी कि 51, 51 एंड 49 का अंतर बताना, आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है, तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर, ठीक है, बता दीजिए कि गुणनफल, तो यहाँ से इन दोनों का गुणा करोगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 45, 8 45 20 और कितना हो जाएगा, 20 और 4 24, 20 और 4 24, 6 8 4 2, 2486 यहाँ से हो गया, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 9 5 45, हासिल आया 4, 20 4 24, ये हो जाएगा आपका 29, 2499, 2499, 2499 में से 86 को अगर आपने कम किया 2499 होगा ना, ठीक है, और यहाँ पर इसको जरा देखना एक बार, ये कितना 8, ठीक है, 6 और 4, ओके, यहाँ पर 6 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो यहाँ पर इसमें से जब आपने इसको कम किया तो क्या आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस जो निकल कर आ रहा है वो आपका -3 का आ रहा है, किसका आ रहा है, -3 का,
क्योंकि हमें जो है वो इस वाली संख्या में से, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल में से चतुर्थ संख्या और द्वितीय संख्या के गुणनफल का अंतर देखना था, जो कि क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या आ रही है वो कौन सी आ रही है, बड़ी संख्या चतुर्थ संख्या और द्वितीय संख्या का गुणनफल आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, -3। ठीक है, इसको प्लस लगा के मत आना, वरना आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। सबसे पहले क्या करोगे आप, 7 का प्रथम गुणज निकाल लोगे, प्लस 7 का अंतिम गुणज निकाल लोगे जो कि 20 है, डिवाइड कर दोगे 2 से, आपका औसत निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 ही क्या होता है, औसत होता है। और प्रथम संख्या क्या होगी 7 की, खुद 7 यानी पहला गुणज, और अंतिम संख्या इसका 20वां गुणज। 7 एकम 7, और ये हो जाएगा आपका 140/2। ठीक है, दोनों को आप ऐड करोगे तो 147 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, और बचा कितना आपका 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 73.5, 73.5 इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर होगा, है ना। चलिए आ जाइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस क्लास का। देखिए पी की वर्तमान आयु का 3 गुना, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। अच्छा, यानी कि पी की वर्तमान आयु का 3 गुना किससे, क्यू की वर्तमान आयु से कितना कितना 25 वर्ष अधिक है, यानी कि इनका डिफरेंस 25 है। समीकरण 1 बन गया। 10 वर्ष बाद, यानी कि अब p + 10 हो जाएगा, क्योंकि p की आयु p वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद p + 10। 10 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना, Q की आयु का 2 गुना, यानी Q जो है वो भी 10 वर्ष प्लस का हो जाएगा, इसका 2 गुना। P की आयु के 3 गुने से, P की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम है, 18 वर्ष कम है, यानी कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 18 ईयर। कितने का, 18 ईयर। यहाँ से 3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 3p प्लस का कितना हो जाएगा 30, माइनस, अच्छा माइनस का आप बाद में करना, पहले 2q, और चलो ठीक है कर ही दो साथ में 2q, और माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 20 ही आ जाएगा, बराबर में बचता है आपका 18, 18। यहां से 3p माइनस 2q निकला, और 30 में से 20 को कम किया तो आ गया -10, बराबर का कितना चल रहा है आपका 18। ये 10 माइनस का उधर जाके क्या बना देगा, प्लस का, और ये हो जाएगा अब आपका 28, 28। ठीक है, कितना हो जाएगा 28। इसको दे दीजिए आप समीकरण 2 नाम। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, यानी कि 3p, समीकरण 1 को हम उठाकर यहाँ लिख रहे हैं 3p माइनस का q, 3p माइनस q बराबर 25। 3p माइनस q माइनस q बराबर 25। ये समीकरण आपका 1 है। दोनों से सॉल्व करने पर साइन चेंज कीजिए, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, इससे ये खत्म। माइनस के 2 क्यू में से एक क्यू चला गया तो क्यू बचा, लेकिन माइनस का, और उसके बाद 28 में से 25 कम हुआ, 28 में से 25 कम हुआ तो क्या बचा, 28 में से अगर आपका 25 कम हो गया तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 3, 3 बचेगा, लेकिन 3 किसका बच रहा है, माइनस का, प्लस का बच रहा है यहाँ पर 3, और यहाँ जो बच रहा है वो क्यू किसका बच रहा है, वो माइनस का बच रहा है। क्या पूछा, क्यू की वर्तमान आयु, क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी, क्यू की वर्तमान आयु, क्यू की वर्तमान आयु चाहिए ना, क्यू की वर्तमान आयु 3 के रेशियो में। 1 मिनट जरा यहाँ से इसको दोबारा चेक करना, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, 25 वर्ष अधिक है, ओके, ये 25 वर्ष अधिक हो गया, 25 वर्ष अधिक हो गया। समीकरण 1। दूसरा, 10 वर्ष बाद, इसको भी प्लस 10 वर्ष किया, इसको भी प्लस 10 वर्ष किया, ओके। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना, क्यू की आयु का 2 गुना, ओके। पी की आयु के 3 गुने से, पी की आयु के 3 गुने से, क्यू की आयु का 2 गुना, पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा, 18 वर्ष कम होगा। तो अब क्या पूछा आपसे, क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 3p + 3 माइनस का अगर हम बात करें तो 2q माइनस का 20 बराबर 18। यहाँ से 3p और ये हो जाएगा कितना, प्लस का 10, हाँ ये मिस्टेक हो रही है ना, इधर जाके ये माइनस का हो जाता। ठीक है,
तो ये जो 10 है वो इधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस का होने पर यहाँ पर 28 ना आकर के केवल 8 ही आएगा। क्या आएगा? 8। इसे दे दीजिए आप समीकरण 2, इसे समीकरण 1। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, यहाँ तो माइनस का क्यू आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25 में से 8 गया तो 17 बचा, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ। क्यू का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 17 वर्ष 17 ईयर। ठीक है, इसका ये जो है वो मान निकल कर आ रहा है 17 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 ईयर। आप चाहें तो पी का मान भी निकाल सकते हैं, यहाँ 17 रख दीजिए, 17 इधर भेजिए, तो 25 और 17 जुड़ेगा 32 42, यानी 21 वर्ष आ जाएगा। किसका मान? पी का मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डल गया इसमें, पता नहीं कौन से चैप्टर का डला है, शायद ट्रेन का ही डल गया, क्योंकि ट्रेन बहुत दिखी है आज इसमें। कोहली की कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। कोहली की आयु रोहित से, कोहली और रोहित इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 है। ठीक है, और यदि कोहली और रोहित की आयु का रेशियो 7:8 है, 7:8 है, तो कोहली की आयु कितनी होगी? अब देखिए, कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है। रेशियो में कितनी कम है? रेशियो में जो कम है वो 1 के रेशियो में कम है, और वैसे कितनी कम दे रखी है? 3। एक रेशियो का मान 3 है। ठीक है, जब एक रेशियो का मान 3 है तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 7 या 21 वर्ष, यानी कि जो कोहली है वो है 21 वर्ष का, और जो रोहित है वो कितने हैं? 8 या 24 वर्ष, 8 या 24 वर्ष। हालांकि ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 और 24 तो पूछा किसका है? कोहली का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया है, और आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 थी। अब हम लेकर आएंगे कल प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें क्लास नंबर कौन सी होगी? 7। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अगर कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।